Hello everyone, this is me Nishant and welcome you on Nishanti Academy. This is the part 4 of Industrial Relation and Labor Laws, and in this video we are going to deal with Constitution of India and Industrial Relation, Labor Reform Background, Labor Codes 2019 and 20 which is highly important for your paper, and finally Constitutional Provisions. इस पूरे वीडियो में सबसे पहले हम लोग भारत का संविधान और औद्योगिक संबंध को समझेंगे। उसके बाद श्रम सुधार की जो पृष्ठभूमि रही है वो देखेंगे। 2019 और 2020 में श्रम के रिगार्डिंग जो भी अमेंडमेंट हुए हैं वो देखेंगे, और संवैधानिक प्रावधान जिसमें हमें आर्टिकल्स पढ़ना है अलग अलग इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज के रिगार्डिंग, उसे देखेंगे। सबसे पहले प्रियम्बल है। सो द फर्स्ट इज प्रियम्बल एंड इट इज़ द फर्स्ट पेज और द फ्रंट पेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। First, the question is why it is important in industrial relation and labor laws. क्या कारण है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज में हमें प्रियम्बल पढ़ना है। ये पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ शब्दों में समराइज करता है। गवर्नमेंट को अगर कोई भी रूल, लॉ, पॉलिसी, वेलफेयर या फिर किसी भी तरह का एक्ट अगर लाना हो तो वो क्या करेगी, वो कॉन्स्टिट्यूशन को ही फॉलो करेगी। क्योंकि हो सकता है कि अब वो लेबर वेलफेयर के रिगार्डिंग अगर कोई लॉ बना रही है, उस सिचुएशन में इंडस्ट्री अगर सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाए कि ये हमारे काम में अड़चन ला रही है, तो उस समय गवर्नमेंट बता सके कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये बातें लिखी हुई हैं जिसके कारण हम लेबर के बारे में या लेबर के रिगार्डिंग जो है ये सारी पॉलिसीज लेकर के आ रहे हैं। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पे सोशलिस्ट टर्म मेंशन है, जस्टिस मेंशन है, लिबर्टी, इक्वलिटी, ये सारी बातें मेंशन है। अगर पूरे अच्छे से समराइज करा जाए कॉन्स्टिट्यूशन को, तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीज़ें हैं जिसके कारण गवर्नमेंट लेबर के रिगार्डिंग या लेबर के वेलफेयर के रिगार्डिंग पॉलिसीज लेकर के आती है। पहला, इंडिया इज़ अ वेलफेयर स्टेट। दूसरा, सोशलिस्ट कंट्री है इंडिया। तीसरा, इक्विटेबल सोसाइटी पर फोकस करता है। चौथा, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस की बात करता है। और पांचवा, लेबर एक सब्जेक्ट है जो कि कंकरेंट लिस्ट में मेंशन है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है लेबर रिफॉर्म बैकग्राउंड। अब लेबर रिफॉर्म बैकग्राउंड के अंतर्गत हमें ये पढ़ना है कि लेबर रिफॉर्म क्यों हुआ, क्या कारण था जिसके कारण लेबर रिफॉर्म करा गया। तो हमने ऑलरेडी लेबर वेलफेयर के रिगार्डिंग एक टॉपिक कर लिया है। तो आपको पता है पूरा वर्ल्ड है वो लेबर रिफॉर्म को या लेबर वेलफेयर को किस तरीके से देख रहा था। तो इंडिया उसी समय इंडिपेंडेंट हुआ, उन्होंने पूरे वर्ल्ड को देखा तो सारे लोग लेबर वेलफेयर के बारे में बात कर रहे थे। तो इंडिया तुरंत इस बात को समझ गया था कि बिना लेबर के हित के वो इकॉनमी को बूस्ट नहीं कर सकती, बिना लेबर के हेल्प के हमारी कंट्री का ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। तो कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट होने के कारण इस पे तकरीबन 2000 आते आते सेंट्रल गवर्नमेंट के 40 से ज़्यादा लॉस आ गए और स्टेट गवर्नमेंट के हर एक स्टेट्स के 100 से ज़्यादा लॉस थे लेबर वेलफेयर पर। तो ये काफ़ी बल्कि हो चुका था। 2002 में एक कमीशन बनाया गया जिसे सेकंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर कहते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन है कि सर सेकंड क्यों कहते हैं। सेकंड इसलिए कहते हैं क्योंकि फर्स्ट जो है वो 1969 में आ चुका था और इसके चेयरमैन पीबी गजेंद्र गटकर थे। तो उनके नेतृत्व में फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑन लेबर के अंडर कुछ रिफॉर्म करे गए थे, जिसमें क्या था कि ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर दोनों को काउंट करा गया था और बहुत सारे जो है एक्ट लाए गए थे। तो वो इम्पोर्टेंट इतना नहीं है, इसीलिए मैं उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। हम लोग ये 2002 में जो सेकंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर ये जो कंस्टिट्यूट करा गया, इसने कुछ रिकमेंडेशन करी। इसने कहा कि सर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जितने भी लॉज हैं मतलब इंडस्ट्रियल रिलेशन के अपने लॉज हैं, वेजेस के अपने लॉज हैं, सोशल सिक्योरिटी के अपने लॉज हैं, सेफ्टी पर हमें ध्यान देना है तो उन पे भी लॉज बनानी ज़रूरी हैं, वेलफेयर एंड वर्किंग कंडीशन पे लॉज बनानी ज़रूरी हैं और उन पे और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो क्यों ना सारे लॉज को थीम वाइज अरेंज कर दिया जाए और वो सारे लॉज जो रिडंडेंट हो चुके हैं, जिनका अब कोई यूज़ नहीं है, ऑब्सोलीट हो चुका है बिल्कुल भी, उसे हटाकर कुछ नए लॉज को लाया जाए। तो गवर्नमेंट ने सारे लॉज को थीम वाइज अरेंज करना शुरू करा और ये जो थीम वाइज जो अरेंजमेंट है इसे ही हम लेबर कोड के नाम से जानते हैं। अब 2019 में कोड ऑन वेजेस ये पार्लियामेंट से पास हो चुका है। 2020 में बाकी जो तीन लॉज थे, एक सोशल सिक्योरिटी के ऊपर, एक ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन के ऊपर, तीसरा इंडस्ट्रियल रिलेशन के ऊपर जो कोड्स थे,
वो पास हो चुका है। तो इस तरह से देखा जाए तो टोटल हमें 4 कोड्स पढ़ने हैं, जिसमें से ये 2019 का है और बाकी तीनों जो हैं 2020 के हैं। फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट कोड है इसे कहते हैं हम लोग कोड ऑन वेजेस। ये 2019 में पार्लियामेंट ने पास करा था और ये बोनस और वेजेस को कवर करता है। इस 4 इम्पॉर्टेंट एक्ट्स को रिप्लेस कर दिया है, सब्ज्यूम कर दिया है। इसमें पहला है मेरा मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, दूसरा है मेरा पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, तीसरा है पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 और चौथा है मेरा इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976। अब क्वेश्चन पेपर में ये इस तरह से होगा कि कोड ऑन वेजेस ने किसे रिप्लेस नहीं करा है और आपको 4 ऑप्शंस गिवन होंगे, उनमें से एक ऑप्शन इन चारों में से नहीं होगा, आपको वो टिक करना है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट कोड है दिस इज कॉल्ड कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 और इसके अंतर्गत प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस एंड ग्रेट्यूटी आती है। तो पहला तो क्वेश्चन यही होगा कि ग्रेट्यूटी क्या होता है, किसे कहते हैं ग्रेट्यूटी। ग्रेट्यूटी इज द अमाउंट ऑफ मनी गिवन बाय एम्प्लॉयर to employee as a gift for his services after a certain number of years। ग्रेट्यूटी मनी का एक अमाउंट है जो एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉयज़ को एज अ गिफ्ट दिया जाता है उनके सर्विसेज के लिए कुछ सालों के बाद। कुछ की फीचर्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी के रिगार्डिंग। उसमें पहला ये है कि इन्होंने एम्प्लॉयज़ के डेफिनेशन में कुछ और वर्कर्स को काउंट करा है, जिसमें पहला है मेरा इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स, दूसरा है कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, तीसरा है फिल्म इंडस्ट्री वर्कर्स, चौथा है प्लेटफॉर्म वर्कर्स। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन्होंने जर्नलिस्ट का जो टाइम पीरियड था ग्रेट्यूटी का 5 साल, उसे घटा करके 3 साल कर दिया है। तीसरा, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के वर्कर्स हैं उनके लिए सोशल सिक्योरिटी फंड्स सेटअप करने की व्यवस्था करी गई है। अब इस अंतर्गत भी कुछ और वर्कर्स हैं, उन्हें भी लिया गया है, जैसे प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं, गिग वर्कर्स हैं। गिग वर्कर्स क्या होता है? गिग वर्कर्स का मतलब होता है जो टेम्परेरी बेसिस पे काम करें, जैसे फॉर एग्जांपल कूली वो टेम्परेरी बेसिस पे काम करता है, या फिर आपने घर बनाना शुरू करा तो आपने कुछ श्रमिकों को हायर करा, तो उसे आप सालों भर तो पैसे नहीं दोगे ना, जब तक घर बनाओगे तब तक के लिए उसे एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो, तो उन्हें हम लोग गिग वर्कर्स कहते हैं। इसके अलावा इन्हीं सारे वर्कर्स के लिए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में काम कर रहे वर्कर्स के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड इस्टेब्लिश करने की बात कही है। मतलब एक रिकमेंडेशन दिया है, एक प्रपोजल दिया है कि इस तरह का कोई बोर्ड होना चाहिए जो सेंट्रल लेवल पे उनके लिए, इन सारे वर्कर्स के लिए कुछ स्कीम्स बना सके। नेक्स्ट, इन्होंने क्या करा है, इस कोड के द्वारा जो प्रोविडेंट फंड है या फिर ईएसआई, ईएसआई मतलब एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस, तो इसे क्या कर दिया गया है, पेंडेमिक के समय या फिर नेशनल डिजास्टर के समय या इपिडेमिक के समय 3 महीने के लिए विथड्रॉ कर सकते हैं। आइदर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों में से कोई भी इसे क्या कर सकता है, विथड्रॉ कर सकता है। अब सोशल सिक्योरिटी कोड ने 9 लेबर लॉज को सब्ज्यूम कर लिया है और ये लॉज हैं, पहला एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923, दूसरा एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, तीसरा द एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड्स एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952, चौथा द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कंपल्सरी नोटिफिकेशन ऑफ वैकेंसीज एक्ट 1959, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, इसे हम अलग से भी पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। छठा द पेमेंट ऑफ ग्रेट्यूटी एक्ट 1972, सातवां द साइन वर्कर्स वेलफेयर फंड एक्ट 1981, आठवां द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर सेस एक्ट 1996 और नवा द अनऑर्गेनाइज वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008। तीसरा जो इम्पोर्टेंट एक्ट है वो है द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020, जिसे शॉर्ट में ओएसएच कोड भी कहते हैं। अब ये कवर क्या करता है, ये ऑडियो विजुअल वर्कर्स को, इंटर स्टेट माइग्रेंट्स वर्कर्स को, सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज़ को इसे कवर करता है। उनकी सेफ्टी के लिए, उनके हेल्थ कंडीशंस के लिए, उनके वर्किंग कंडीशंस के ऊपर फोकस करता है। इट ऑल्सो फोकस ऑन सेफ्टी ऑफ वुमेन एट नाइट, रात में काम कर रही महिलाओं को सिक्योरिटी देना, उसके लिए सेफ्टी प्रोवाइड करना, ये भी इसी एक्ट के अंतर्गत आता है। ओएसएच कोड ने कुल 13 लेबर लॉज को सब्ज्यूम करा है। वो है पहला फैक्ट्रीज एक्ट 1948, नेक्स्ट टॉपिक इसी पे होगा।
दूसरा द कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट 1970। तीसरा इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1979। चौथा द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1996। पांचवा द माइंस एक्ट 1952। छठा द डॉक वर्कर्स एक्ट 1986। सातवां द प्लांटेशंस लेबर एक्ट 1951। आठवां द वर्किंग जर्नलिस्ट एंड अदर न्यूज़पेपर एम्प्लॉयज कंडीशन एंड सर्विसेज एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1950। नवा द वर्किंग जर्नलिस्ट फिक्सेशन ऑफ रेट्स ऑफ वेजेस 1958। और इसी तरह से और भी आप इसे देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट जो कोड है वो है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020। तो ये स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट्स को कवर करता है। अभी स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होता है, मैंने आपको फर्स्ट या सेकंड वीडियो जो है उस पर मैंने क्लियर करा था। स्टैंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशन बिल्कुल क्या हो, क्लियर कट हो, मेंशन हो और सारे वर्कर्स को या सारे एम्प्लॉयज़ को पता होने चाहिए। इनका जो पहले का जो स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 था, ये कहता था कि अगर इंडस्ट्री के पास 100 या उससे ज़्यादा वर्कर्स हैं तो उस सिचुएशन में इंडस्ट्री को करना क्या है, अपने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बिल्कुल एक नोटिस बोर्ड की तरह से चिपका के रखने हैं और सारे वर्कर्स को वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस पता होने चाहिए। अब जो है ये 100 वर्कर्स की जगह पर कर दिया गया है 300 वर्कर्स। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल रिलेशन। अब इसमें जो पहला है वो है मेरा आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करता है। दूसरा आर्टिकल 15(3), ये प्रोहिबिशन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव के खिलाफ प्रतिबंध की बात करता है। दूसरा स्टेट आर इंश्योर टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, वुमेन और चिल्ड्रन के लिए स्टेट स्पेशल प्रोविजन ला सकता है, ये भी आर्टिकल 15(3) में लिखा हुआ है। नेक्स्ट है आर्टिकल 19(1)(c), बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करता है। और कैन फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, मतलब यूनियन और एसोसिएशन बन सकता है, संघ जो वर्कर्स हैं वो संघ बना सकते हैं, ये आर्टिकल 19(1)(c) के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट जो है आर्टिकल 21, ये राइट टू लाइफ की बात करता है, जीवन का अधिकार। तो इसके अंतर्गत नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं रहेगा। आर्टिकल 23 जो है वो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात करता है या फिर प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बेगर एंड चाइल्ड के बारे में बात करता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 24, ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात करता है। इसके साथ ही नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स shall be employed to work in any factory or mines or engaged in any other hazardous employment। 14 साल से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी भी कारखाने या खदान में काम करने या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में लगाने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा, ये आर्टिकल 24 कहता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 38, ये कहता है कि स्टेट जो है वो प्रमोट करेगा वेलफेयर ऑफ द पीपल। सो पीपल के वेलफेयर को ध्यान में रख करके सारे लॉ, सारी पॉलिसीज और सारे रूल्स जो है वो बनाएगा, ये आर्टिकल 38 कहता है। नेक्स्ट आर्टिकल 39, इक्वल राइट एंड इक्वल पे ऑफ मेन एंड वुमेन की बात करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑनरशिप एंड कंट्रोल ओवर नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बात करता है। आर्टिकल 39 ही ये इंश्योर करता है कि सारे सिटीजन के पास जो रिसोर्सेस हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। इंश्योर दैट द इकोनॉमिक सिस्टम शुडंट रिजल्ट इन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, प्रोटेक्ट हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स एंड टेंडर एज ऑफ द चिल्ड्रन। आर्टिकल 39A अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, फ्री लीगल एड के बारे में बात करता है। लीगल का मतलब होता है कानूनी, एड का मतलब होता है सहायता देना। तो अगर कोई वर्कर या कोई पर्सन बहुत गरीब है और वो लॉयर वगैरह सबको हायर नहीं कर सकता है अपने केस के लिए, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट उसे एक लीगल, एक कानूनी सहायता प्रदान करेगी, उसके लिए जो है एक वकील हायर करके देगी कि जो उसका केस लड़ेगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 41, सिक्योरिंग द राइट
to work, right to education, to public assistance in case of unemployment, old age, sickness, and disablement in other cases of undeserved want. तो इन सारे केसेस में वर्कर्स के साथ किसी भी तरह की जाति ना हो, इस बात का ध्यान रखता है आर्टिकल 41। नेक्स्ट है आर्टिकल 42। आर्टिकल 42 provides provision for securing just and humane condition of work and for maternity relief, again very important। काम का उचित और मानवीय स्थितियों को सुरक्षित रखने और मातृत्व राहत के लिए प्रावधान जो है आर्टिकल 42 देता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 43। द स्टेट सेल एंडेवर टू सिक्योर, मतलब सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है किसे, सारे वर्कर्स को। किस टर्म में, तो उन्हें लिविंग वेजेस मिल सके, उन्हें अपना जीवन यापन करने के लिए वेजेस मिल सके, मिनिमम वेजेस उन्हें मिल सके, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ हो, ये आर्टिकल 43 जो है इंश्योर करता है। वो छुट्टियों को और सोशल और कल्चरल अपॉर्चुनिटीज को एंजॉय कर सके, इस बात का ध्यान रखता है। आर्टिकल 43A यह सिक्योर करता है कि जो वर्कर्स का किसी भी तरह के मैनेजमेंट्स के अंडरटेकिंग्स हो, अंडरटेकिंग्स का मतलब ये होता है कि किसी भी तरह का सेमिनार हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, या फिर किसी तरह के रूल्स बनाए जा रहे हैं, कोई नई पॉलिसीज लाई जा रही है इंडस्ट्री के द्वारा, तो इन सब में वर्कर्स का पार्टिसिपेशन हो एज अ यूनियन, एज अ ट्रेड यूनियन, एज अ एसोसिएशन, तो इस बात का ध्यान रखता है आर्टिकल 43A। आर्टिकल 47 ये कहता है कि लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ ये दोनों मेंटेन होना चाहिए। इम्प्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ इसका ध्यान रखता है, और प्रोविजन ऑफ और प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स एंड ड्रिंक्स, इस पे भी रोक लगाता है। अब क्वेश्चन एक 2017 के पेपर में पूछा गया था, वो देख लेते हैं। क्वेश्चन है द प्रोविजन ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इज प्रोवाइडेड अंडर। अभी हमने देखा कि वर्कर्स का पार्टिसिपेशन जो है वो इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट में हो, ये कौन सा आर्टिकल बताता है, तो आर्टिकल 43A इस बारे में बात करता है। आर्टिकल 43A secure the participation of workers in management of undertaking establishments and other organization engaged in the industry. So article 43A is the right answer। तो ये कंप्लीट चैप्टर था। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।